हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका हिंदी सब्जेक्ट का होने वाला है उसके लिए जो एक सैम्पल पेपर है वो देखेंगे। इस वीडियो में हम आपका क्वेश्चन पेपर का सिर्फ पैटर्न ही नहीं समझेंगे बल्कि साथ ही साथ सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी जो है वो अच्छे से हो सके। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आपको पेपर करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा और जो आपके पेपर के कुल अंक हैं वो रहेंगे 80 नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं पहला पार्ट। तो जो भाग क आपका हिंदी के अंदर आएगा वो आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का। यानी कि इसके अंदर जो आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? तो दो बैलों की कथा पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। चिड़िया और चुंगी कविता में कौन सा भाव प्रमुख है? तो इस कविता के अंदर जो व्यंग्य भाव है वो प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 3, पानी की कहानी पाठ किस विधा की रचना है? तो जो पानी की कहानी है वो निबंध के प्रकार की विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के रेगिस्तान में वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो राजस्थान के रेगिस्तान में वर्षा 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? तो आत्मविश्वास के अंदर जो समास है वो है तत्पुरुष समास। लाख शब्द का अर्थ क्या है? तो लाख का अर्थ है अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देश शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देश का पर्यायवाची विदेश जो है वो नहीं है, बाकी वतन भी इसका पर्यायवाची है, मुल्क भी पर्यायवाची है और राष्ट्र भी पर्यायवाची है। दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन और रात के अंदर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसके अंदर जो दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं, महत्व रखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है हथियार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हथियार का संधि विच्छेद क्या होगा? हाथ प्लस यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रोज स्कूल जाते हैं वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो हम रोज स्कूल जाते हैं के अंदर जो रोज शब्द है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। मीरा के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? मीरा के पद राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। बिहारी के दोहों का संग्रह क्या कहलाता है? तो बिहारी के दोहों का संग्रह सतसई कहलाता है। नेक्स्ट है, मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो मुहावरा का अर्थ होता है कोई भी वाक्यांश। कागज की नाव कविता में कवि ने किस प्रतीक का प्रयोग किया है? तो कागज की नाव कविता में कवि ने जीवन प्रतीक का प्रयोग किया है। और लास्ट क्वेश्चन है, कबीर किस धर्म से संबंधित थे? तो कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों से संबंधित थे। सेक्शन बी यानी कि भाग ख जो आएगा वो भी आपका 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन का रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे देखने को या फिर सत्य असत्य वाले। तो पहला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? ये आपको सिंपल क्वेश्चन ही बताना है, ये सत्य असत्य में नहीं है, इसमें 1 या 2 वर्ड्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो मृग तृष्णा एक दृष्टि भ्रम है जिसमें रेगिस्तान में दूर से पानी दिखाई देता है लेकिन वहां पहुंचने पर कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरुद्धार्थक विरुद्धार्थक शब्द में वी उपसर्ग है। तो ये आपको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। तो ये सत्य है। वी एक संस्कृत उपसर्ग है जो शब्द के अर्थ को विपरीत या अलग बना देता है। क्वेश्चन नंबर 18, हम ईमानदार हैं फिर भी परेशान हैं, इसके अंदर अलंकार का प्रयोग है, तो आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि इस वाक्य में ईमानदारी और परेशानी के बीच विरोध प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मेरे सपनों का भारत निबंध किसने लिखा है? तो मेरे सपनों का भारत निबंध जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र भारत के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल और उसके बाद पाठ में डैश प्रदेश का वर्णन है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अकाल और उसके बाद जो ये पाठ है इसके अंदर राजस्थान का वर्णन है। राजस्थान के अंदर अकाल और उसके प्रभावों का जो वर्णन है वो किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 21, साहित्यिक भाषाओं में डैश सबसे प्राचीन है। तो साहित्यिक भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी है। रहीम के दोहे डैश छंद में है। तो रहीम के दोहे जो है दोहा छंद में ही लिखे गए हैं, जिसमें 24 मात्राएं होती है। सूरदास डैश संप्रदाय के कवि थे। तो सूरदास कृष्ण भक्ति यानी कि भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, और वो कृष्ण भक्ति संप्रदाय के कवि थे, और अष्टछाप के कवियों में से भी एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये उक्ति किसने कही थी? तो ये उक्ति जयशंकर प्रसाद के द्वारा कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, अमीर खुसरो किस काल के कवि थे? तो अमीर खुसरो जो है वो भक्ति काल के कवि थे, और भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट आता है भाग ग, जो आपका लघुत्तरात्मक प्रश्नों का रहेगा, यानी कि इसके अंदर आपके 2 मार्क्स के 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हरिशंकर प्रसाई की भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हरिशंकर प्रसाई की भाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहली है व्यंग्यात्मकता। परसाई जी की भाषा में तीखा व्यंग्य मिलता है, जो समाज की विसंगतियों पर प्रहार करता है। दूसरी विशेषता है सरलता और सहजता। जटिल विषयों को भी वे सरल बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिससे आम पाठक भी उनके व्यंग्य को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बिनवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? तो बिनवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने मित्रों और समाज के धनी व्यक्तियों से किया था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और समाज के कल्याण के लिए अपने संपर्कों का उपयोग किया। उनकी सच्ची निष्ठा और सेवा भावना के कारण उन्हें अपने उद्देश्य के लिए आवश्यक धन आसानी से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 28, मीरा के पद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मीरा के पद की 2 विशेषताएं क्या क्या है? पहली है भक्ति भावना। मीरा के पदों में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण की भावना है, जिसमें विरह और मिलन दोनों का सुंदर चित्रण है। दूसरी विशेषता है सरल भाषा। मीरा ने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो सरल, मधुर और भावपूर्ण है, जिससे उनके पद लोगों के मन को सहज ही आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दीवानों की हस्ती कविता का मूल भाव क्या है? तो दीवानों की हस्ती कविता का मूल भाव यह है कि जीवन में सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति त्याग और बलिदान से होती है, न कि संग्रह से। कवि भगवती चरण वर्मा दिखाते हैं कि जो लोग समाज से कुछ लेने की बजाय देते हैं, वे दीवाने कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में वही सच्चे जीवन का आनंद लेते हैं। कविता संदेश देती है कि सच्चा जीवन बाहरी संपत्ति और सामग्री में नहीं, बल्कि आंतरिक समृद्धि और दूसरों के लिए जीने में है। क्वेश्चन नंबर 30, बस की यात्रा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। बस की यात्रा पाठ में लेखक ने भारतीय बस यात्रा के अनुभवों का यथार्थ और मनोरंजक वर्णन किया है। पाठ में बताया गया है कि कैसे भारत में बस यात्रा एक अद्भुत अनुभव है, जहां विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ यात्रा करते हैं। लेखक ने बस की भीड़, अव्यवस्था, यात्रियों के बीच होने वाले संवाद, कंडक्टर की भूमिका और यात्रा के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं का मार्मिक वर्णन किया है। यह पाठ ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई और यात्रा के दौरान मिलने वाले विविध अनुभवों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 31, टैगोर ने मृत्युशैया पर पड़े हुए क्या कहा था? टैगोर ने मृत्युशैया पर पड़े हुए कहा था कि ये अंग्रेज कैसा भारत छोड़ेंगे, कितनी दुर्गति है, अंत में उनकी सदियों पुरानी प्रशासन की धारा सूख जाएगी, तो वे अपने पीछे कितनी कीचड़ और कचरा छोड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटेशन चार्ज से आप क्या समझते हैं? तो कैपिटेशन चार्ज वह शुल्क है जो किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय सामान्य फीस के अतिरिक्त लिया जाता है। यह शुल्क उन विद्यार्थियों से लिया जाता है
जो निर्धारित मापदंडों पर खरे नहीं उतरते लेकिन प्रवेश लेना चाहते हैं। इसे अवैध माना जाता है क्योंकि यह शिक्षा के अधिकार और अवसर की समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। पंचतंत्र की कहानियों की दो विशेषताएं लिखिए। तो इनकी दो विशेषताएं क्या थी? पहली है नैतिक शिक्षा। पंचतंत्र की कहानियों में नैतिक मूल्यों और जीवन के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है, जो पाठकों विशेषकर बच्चों को जीवन में सही मार्ग अपनाने में मदद करती है। दूसरी विशेषता है पशु पक्षी पात्र। इन कहानियों में पशु पक्षियों को मानवीय गुणों से संपन्न दिखाया गया है, जो मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं और अपनी बुद्धि और चतुराई से समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके बाद आपका आता है भाग घ, जिसके अंदर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का भाव यह है कि एक देश का संस्कृति, विचार और अच्छाइयाँ दूसरे देश पर भी प्रभाव डालती हैं। जैसे फूलों की सुगंध सीमाओं को पार कर फैलती है, उसी प्रकार किसी देश की सभ्यता और संस्कार भी वैश्विक होते हैं और दूसरे देशों तक पहुंचते हैं। यह भाईचारे और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? चिड़िया तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी इसलिए कर रही है क्योंकि वह अपने घोंसले का निर्माण करने जा रही है। तिनकों का उपयोग करके वह अपना घोंसला बनाती है, जो उसके और उसके बच्चों के लिए सुरक्षा और आश्रय का स्थान होता है। यह उसके परिवार के लिए घर बनाने की प्रक्रिया का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? श्री कृष्ण मक्खन चुराते और खाते समय थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं ताकि अन्य ग्वाल बाल भी उस मक्खन को खा सके। यह उनकी उदारता और मित्रता को दर्शाता है। वे स्वयं स्वाद लेने के साथ साथ अपने मित्रों के साथ भी खुशी बांटते हैं, जो उनके बाल स्वभाव का सुंदर उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37, कबीर दास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? स्पष्ट कीजिए। कबीर जो है घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि वे बताते हैं कि घास भी धरती की एक आवश्यक रचना है और उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी छोटे या सामान्य वस्तु की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि सभी का अस्तित्व एक उद्देश्य से है। हर जीव और वस्तु का प्रकृति में अपना योगदान है। क्वेश्चन नंबर 38, पंडित बिलवासी मिश्र कहाँ आते दिखाई पड़े? उन्होंने आते ही क्या किया और उन्होंने अंग्रेज के साथ किस प्रकार सहानुभूति प्रकट की? पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर बाकी जितने लोग थे सबको बाहर का रास्ता दिखाया और फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने अंग्रेज से कहा कि उसके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, इसलिए वह आराम से कुर्सी पर बैठ जाए। जब पंडित बिलवासी ने अंग्रेज को बैठने को कहा तो अंग्रेज बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा कि क्या वे लाला को जानते हैं? बिलवासी बिल्कुल मुकर गए और कहते हैं कि वे लाला को बिल्कुल नहीं जानते और न ही वह ऐसे आदमी को जानना चाहते हैं जो राह चलते लोगों को लोटे से चोट पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 39, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान सीधे एक दूसरे के बीच किया जाता है, बिना किसी मुद्रा के उपयोग के। प्राचीन समय में जब मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, तब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं को आपस में बदलते थे। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास अनाज है और उसे कपड़े की आवश्यकता है, तो वह अनाज देकर कपड़ा प्राप्त कर सकता था। इस प्रणाली में दोनों पक्षों को एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती थी।
क्वेश्चन नंबर 40, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आजादी का प्रतीक किस प्रकार बन गया? साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आजादी का प्रतीक इसलिए बन गया क्योंकि इससे उन्हें स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने की सुविधा मिली। पहले महिलाएं गांवों में अधिकतर घरों तक सीमित रहती थी और आने जाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थी। लेकिन साइकिल चलाने से उन्होंने अपनी गतिशीलता बढ़ाई और आत्मनिर्भरता प्राप्त की। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि वे शिक्षा, नौकरी और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। साइकिल ने उन्हें समाज में स्वतंत्रता और समानता का अनुभव कराया। क्वेश्चन नंबर 41, कबीर के दोहों में विद्यमान सामाजिक संदेशों का वर्णन कीजिए। कबीर के दोहों में समाज सुधार का गहरा संदेश छिपा हुआ है। उन्होंने जातिवाद, धर्मांधता और आडंबरों का विरोध किया और मानवता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने दोहों में स्पष्ट रूप से समाज की कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया और समाज को सदाचार, सादगी और सच्चाई का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है, लास्ट पार्ट, ई ड़ पार्ट, जिसके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें आपको एक गद्यांश भी मिल सकता है, जैसे कि आपको ये कोई भी गद्यांश दिखाई दे रहा है और गद्यांश के आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप अगर गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर जो है आसानी से दे पाएंगे। जैसे कि इस गद्यांश के क्वेश्चन है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात क्यों नहीं है? तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात इसलिए नहीं है क्योंकि यह गलत आचरण को उजागर करता है, लेकिन इसमें रस लेना और इसे एकमात्र कर्तव्य मान लेना बुरी बात है। लेखक के अनुसार अच्छाई को उजागर न करने से क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? तो लेखक के अनुसार अच्छाई को उजागर न करने से समाज में अच्छाई के प्रति जागरूकता नहीं फैलती और लोगों में अच्छी भावना नहीं जागती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने गलती से टिकट बाबू को कितने रुपए का नोट दे दिया? लेखक ने गलती से टिकट बाबू को 10 रुपए की जगह 100 रुपए का नोट दे दिया। टिकट बाबू ने लेखक को कितने रुपए लौटाए? टिकट बाबू ने लेखक को 90 रुपए लौटाए क्योंकि लेखक ने गलती से 100 रुपए का नोट दिया था, जबकि उसे 10 रुपए का देना था। लास्ट क्वेश्चन है, टिकट बाबू के चेहरे पर किस प्रकार की भावनाएं थी? टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा थी, जिससे लेखक बहुत प्रभावित हुआ और चकित रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 जो आपका एक अनुच्छेद लिखने से संबंधित है। आपको 2 अलग अलग विषय दिए गए हैं, वायु प्रदूषण और मोबाइल का प्रभाव। तो इनमें से आपको किसी भी एक के ऊपर अनुच्छेद लिखना है। हमने आपकी सहायता के लिए यहाँ दोनों के ऊपर अनुच्छेद आपको लिख दिया है, लिखकर प्रोवाइड करवाया है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कोई टॉपिक आए तो आपको अनुच्छेद किस तरीके से लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो आप पहले वायु प्रदूषण के बारे में कुछ चीजें लिखेंगे। जैसे कि वायु प्रदूषण आज के समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। इसका मुख्य कारण वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं है। वायु में विभिन्न हानिकारक गैसों और धूल के कणों की मात्रा बढ़ने से प्रदूषण होता है, जो मानव जीवन और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां, अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे और जानवर भी इस प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए और वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसी तरीके से जो मोबाइल का प्रभाव टॉपिक है, आप उस पर भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। मोबाइल फोन आज के समय में हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसके माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं और कई सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग हमारे स्वास्थ्य और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लंबे समय तक मोबाइल का उपयोग करने से आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है और मानसिक तनाव भी हो सकता है। साथ ही बच्चों और युवाओं में इसका ज्यादा इस्तेमाल पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमें मोबाइल का सीमित और सही उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इस तरीके से आप जो टॉपिक आपको एग्जाम में मिलेगा उस पर अनुच्छेद जो है अपने आप बनाकर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रार्थना पत्र से संबंधित है। विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब देखिए ये इस तरीके के जो पत्र होते हैं वो बिल्कुल औपचारिक पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर्स। तो इनमें एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है। तो क्या फॉर्मेट रहता है? सबसे पहले जैसे आप इस तरीके के पत्र को इसी सेम तरीके से ही शुरू करेंगे। सेवा में स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य महोदय, जो भी आपका स्कूल है आप उस स्कूल का नाम लिख देंगे। फिर आप विषय लिखेंगे, विषय क्या है आपका? 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आप संबोधन करेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 20 मार्च 2025 को है, या जिस भी तारीख को आप लिखना चाहें। विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। कृपया मुझे दिनांक 19 से 21 मार्च तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर इसको एंड करने का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, आप इसी तरीके से इसको एंड करेंगे। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। और फिर जो है आप भवदीय या आपका आज्ञाकारी, जो भी आपका नेम है, आपकी कक्षा और आपका रोल नंबर, इस तरीके से आप जो है अपने स्कूल हेड को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसी के ऑप्शन में अथवा में भी आपको एक लेटर दिया गया था, इनमें से आपको कोई एक लेटर लिखना था। दूसरा लेटर है छोटे भाई को बधाई पत्र लिखना। तो छोटे भाई को लिख रहे हैं तो इसका मतलब वहां कोई औपचारिकता नहीं है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट जो रूल नहीं होते, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से शुरू करते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से ही खत्म करते हैं। तो आप शुरू करेंगे, जैसे कि आपके छोटे भाई का नाम अमन है, तो प्रिय अमन, नमस्ते। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन का यह परिणाम है, जिससे हम सबको तुम पर गर्व है। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे और हमारे परिवार का नाम रोशन करोगे। अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहना और समय समय पर इसी प्रकार के आयोजनों में भाग लेते रहना। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और तुम्हारा बड़ा भाई, और जो भी आप बड़े भाई का नाम लिखना चाहें वो नाम लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक सैंपल पेपर कक्षा 8 के लिए, ताकि आप सभी को आइडिया हो जाए कि किस तरीके का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप जो अच्छे से पहले ही अपने पेपर के लिए तैयार रहें। और उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।